Jai Hind, good morning everyone. Hope you all are healthy at home and welcome back again to your YouTube channel. Hope you all have subscribed our channel and didn't forget to click on bell icon. Student, I am back again in the online educational platform organized by our Devasya International School. Students, this is the last part, means part 5 of चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग. ठीक है, तो यह आखिरी पार्ट होगा ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर का, जिसमें हम लास्ट 2 टॉपिक्स जो हमारे बचे हुए हैं वो डिस्कस करेंगे. उससे पहले ये थॉट जो हम हमेशा डिस्कस करते आए हैं एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि फॉर एवरी मिनट स्पेंट इन ऑर्गेनाइजिंग एन आवर इज़ अर्नड बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन. होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस अप टू नाउ कि हर मिनट जो हम किसी भी काम को ऑर्गेनाइज करने में लगाते हैं उतना ही समय हमारा बच जाता है, यानी उतना ही समय हमारा वेस्ट नहीं होता और काम अच्छे से हो जाता है. सो स्टूडेंट, आई एम योर एजुकेटर गौरव आधनिक. अलाउ मी टू बिगिन द लास्ट पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 4 ऑर्गेनाइजिंग. सो स्टूडेंट्स, अप टू नाउ हम लोगों ने इस चैप्टर में काफ़ी कुछ देख लिया है, या फिर पिछले पार्ट्स में आपने देख लिया होगा, जिसमें हमने डेफिनेशन, मीनिंग, इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग देखा. उसके बाद हमने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स देखे कि कैसे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होते हैं, जिसमें लीनियर ऑर्गेनाइजेशन हमने देखा, सिंगल लाइन. फिर हमने फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन देखा, यानी काम को उनके डिपार्टमेंट्स के हिसाब से, उनके फंक्शन के हिसाब से डिवाइड करने वाला स्ट्रक्चर. फिर हमने फॉर्मल स्ट्रक्चर देखा, जो कि फंक्शनल और लीनियर ये दोनों फॉर्मल के ही एग्जांपल है, क्योंकि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ही ये होता है कि सिस्टमैटिक तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से स्ट्रक्चर को बनाना. फिर हमने इनफॉर्मल देखा कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसका कोई वेल डिज़ाइंड स्ट्रक्चर नहीं होता, जिसमें कोई बैलेंस नहीं होता, जिसमें कोई बेस नहीं होता डिवाइड करने के लिए काम को. वो किसी भी तरीके से किया जा सकता है, किसी भी तरीके से फ्रेम किया जा सकता है. और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में अपनी फीलिंग्स, अपने एक्सपेक्टेशन और अपनी इनफॉर्मल टॉक्स को कंप्लीट करने के लिए बनाया जाता है. इसके बाद हमने देखा मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जिसमें हमने देखा कि कैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के टाइम पे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरीके से ये स्ट्रक्चर काम करता है. ठीक है, तो बच्चों पिछले पार्ट्स में हमने ये सब देख लिया था, और लास्ट पार्ट यानी पार्ट 3 में हमने चर्चा की थी डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में, जिसका अर्थ होता है, जिसका मीनिंग होता है कि अपनी पावर को अपने नीचे वाले सबऑर्डिनेट या फिर अपने जो भी अंडर काम कर रहे हैं सबऑर्डिनेट, उनको अपनी पावर को डिसेंट्रलाइज करना, यानी पावर का डिवीजन. तो बच्चों इसमें हमने कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस इसके देख लिए थे. इस वीडियो में हम आखिरी टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो है हमारा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. ये जो टॉपिक है ये काफ़ी कुछ मिलता जुलता है डिसेंट्रलाइजेशन से, क्योंकि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी ही डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है. ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये हम इस वीडियो में देखेंगे, इस पार्ट में देखेंगे. उससे पहले एक बार और चर्चा कर लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन की. इट मीन्स दैट टू पुट द थिंग्स इनटू ऑर्डर्ड एंड स्ट्रक्चर्ड और वे टू मेक अ सिस्टम फॉर ईजी एक्सेस फॉर एवरीवन. ठीक है, यानी हर किसी के लिए एक सिस्टम एक्सेसिबल हो, हर कोई उस सिस्टम को प्रॉपर तरीके से समझ पाए, इसलिए हमें स्ट्रक्चर हमेशा ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉपर रखना चाहिए, ऑर्डर्ड रखना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड रखना चाहिए. ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की. सो स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, द मीनिंग ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स अ लीगल व्यू और अ पावर मीन्स टू अथॉरिटी टू टेक लीगल डिसीजंस. यानी इसका मतलब क्या होता है कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब कि आपके पास या तो आपकी अपलाइन के पास से कोई पावर आपको दी गई है, या आप अपनी कोई पावर अपनी डाउनलाइन को दे रहे हैं. ठीक है, तो ऐसी स्थिति में, ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर रहे हैं, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. डेलीगेशन का मीनिंग होता है बांटना, डिवीजन, और अथॉरिटी का मतलब होता है पावर. तो इन दोनों को अगर साथ में समझे तो क्या हो गया, पावर का डिवीजन, यानी अपनी पावर को नीचे वाले लेवल पर, अपने से छोटे लेवल पर बांटना. ठीक है, सो बट इन बिजनेस यूनिट्स द पावर इज गो ऑर्डर्स एंड ऑल्सो टू सी इट दैट द ऑर्डर आर फॉलोड.
और सिर्फ पावर देने का मतलब ये नहीं है कि आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे दे दी और वहीं बात ख़त्म हो जाती है। जी नहीं, जब आप उसे अथॉरिटी दे रहे हैं अपने नीचे वाले लेवल को, तो आपका कर्तव्य यानी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि आप उसे मॉनिटर करें कि वो अपने काम को सही से कर रहा है या नहीं। जनरली व्हेन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज़ लार्ज, जब बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जो अपर लेवल एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, यानी जो टॉप और मिडिल लेवल पे काम कर रहे हैं, वो कुछ काम को अपने हेल्पर्स को दे देते हैं। हेल्पर्स मीन जो उनके साथ उस काम को कर रहे हैं। दे हैव टू सी वेदर द ऑर्डर्स आर फॉलोड और नॉट। ये वो देखते हैं कि जो ऑर्डर दिए गए हैं ऊपर से, टॉप मैनेजमेंट से, वो प्रॉपरली फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं। इसी वजह से इन एनेबल टू सच हेल्पर्स टू परफॉर्म देयर टास्क सम पावर्स आर वेस्टेड अपॉन देम। यानी ये काम वो ढंग से देख सकें कि दूसरे कर पा रहे हैं या नहीं, जो टॉप मैनेजर्स होते हैं वो अथॉरिटी दे देते हैं। आसान शब्दों में कहा जाए तो जैसे आप एक क्लास में हैं और एक क्लास में एक मॉनिटर होता है, मॉनिटर, क्लास मॉनिटर। टीचर्स की एब्सेंस में जो पूरी पावर होती है डिसीजंस लेने की, डिसिप्लिन रिगार्डिंग, वो सब किसके हाथ में होती है? जी हाँ, मॉनिटर के पास। उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में भी जब टॉप मैनेजमेंट कोई फैसले लेती है तो वो डाउन तक प्रॉपरली फॉलो किए जाएं, ये करने के लिए उन्हें अपनी कुछ पावर को किसी और को देना पड़ता है जो कि उनके मिडिल लेवल यानी डाउन लाइन में होते हैं। जैसे कि आपने मॉनिटर के एग्जांपल से समझा कि कैसे एक मॉनिटर टीचर के एब्सेंस में क्लास को कंट्रोल करता है। सो दिस इज कॉल्ड द डेलीगेशन ऑफ पावर। आई होप आप समझ गए होंगे कि डेलीगेशन ऑफ पावर क्या होता है, यानी पावर को बांटना क्या होता है। सो इन दिस वे the ordinary words can be said that to delegate a power is to enable other person to have power of doing task as well. Delegation of power का मतलब यही हुआ कि हम किसी और को ये पावर दे रहे हैं, ये शक्ति दे रहे हैं, ये अधिकार दे रहे हैं कि वो उस काम को ना सिर्फ कर सके, मॉनिटर भी कर सके और अच्छे से देख सके कि वो काम ढंग से हो रहा है या नहीं। अब आइए चर्चा करते हैं डेफिनेशन की। अकॉर्डिंग टू लुइस एलन, डेलीगेशन ऑफ पावर इज सच अ काइंड ऑफ प्रोसेस इन विच एडमिनिस्ट्रेटर गिव अ पार्ट ऑफ पावर, ये अंडरलाइन कर लीजिए, गिव्स अ पार्ट ऑफ पावर टू देयर हेल्पर्स अलॉन्ग विद ड्यूटीज़। क्या ड्यूटीज़ रहती है कि ये हेल्पर्स जो दूसरे लोग हैं उनको ये देखें उनका वर्क परफॉर्मेंस कैसा कर रहे हैं वो लोग, एंड एक्सेप्ट द पावर कॉन्शियसली, यानी बहुत अच्छे से उस पावर का निर्वहन करें, यूटिलाइज़ करें, उस पावर को इस्तेमाल करें। यही इस डेफिनेशन का मूलभूत सिद्धांत है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर है कि अपनी पावर को अपनी डाउन लाइन यानी अपने हेल्पर्स को दे देना, जिससे वो आपकी जगह आपका काम कर सकें। इन द डेलीगेशन ऑफ पावर द अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ मेन थिंग। ये बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाता है कि लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझें। अगर जैसे एक मॉनिटर का एग्जांपल हम देख रहे थे कि अगर एक टीचर ने एक मॉनिटर को अपनी पावर्स दी है कि आप मेरे एब्सेंस में क्लास में डिसीजंस ले सकते हैं, तो इस मॉनिटर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने टीचर्स से जो भी उन्होंने प्रॉमिसेस किए हैं, क्लास को अच्छे से रखना, डिसिप्लिन वे में रखना, जैसे एक टीचर रखते हैं, वैसा ही ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो उसी तरह ये अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की प्रोसेस है। उसके साथ साथ जो हेल्पर्स होते हैं जिनको पावर मिलती है वो रिस्पॉन्सिबली अपना काम करें और फाइनल उस काम को कंप्लीट करें, ठीक है, अच्छे से उस काम को पूरा करें, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एंड द रेस्ट विद द अपर लेवल एडमिनिस्ट्रेटर ओनली कैन बी फ्री हिमसेल्फ फॉर दैट, यानी उसके बाद जब वो काम पूरा हो जाए तो वो अपने अपर ऑर्गेनाइजेशन को रिपोर्ट करें, ठीक है। तो ये थे मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। आपको समझ आया होगा कि कैसे अपनी पावर्स को डिवाइड करके टॉप मैनेजमेंट अपना स्ट्रेस मिडिल और लोअर मैनेजमेंट को दे देती है, जिससे काम ना सिर्फ बेहतर होता है बल्कि इफ़ेक्टिव तरीके से मॉनिटर भी हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं इसकी इम्पोर्टेंस की, ठीक है। डेलीगेशन ऑफ पावर की सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस ये है कि इससे काम ज़्यादा होता है। कैसे कि पॉलिसी मेकर जो हैं जिन्होंने इस पॉलिसी को बनाया है, उसके साथ साथ मैनेजमेंट उस पॉलिसीज़ को ना सिर्फ फॉलो करती है बल्कि इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट भी करती है। यानी जो भी नियम कानून बनाए गए हैं उस कानून को टॉप मिडिल और लोअर सभी को मानना होता है। एंड ड्यू टू विच मैनेजमेंट इज़ मोर एफिशिएंट, जिसकी वजह से मैनेजमेंट और बेहतर तरीके से काम करने लग जाती है। हिंस इट कैन बी सेड दैट द पावर इज़ द की ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, यानी पावर इज़ द की ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यानी अगर आपको अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, ठीक है, व्यवस्था तंत्र चाहिए, तो आपको पावर का विभाजन यानी पावर्स को अच्छे से डिवाइड करना होगा, जिससे डेलीगेशन ऑफ पावर इज़ द की ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है।
समझ गए आप लोग। सबसे पहली चीज़ इसका इम्पोर्टेंस ये है कि ये वर्क बहुत एफिशिएंट बना देता है, काम को बहुत अच्छे से ये करता है, अच्छे से ये काम हो जाता है ड्यू टू डेलीगेशन ऑफ पावर। यानी अगर जब भी डेलीगेशन होता है पावर का, तो जो ऑफिसर्स हायर लेवल पे काम कर रहे हैं उनका बर्डन ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, कम हो जाता है, स्ट्रेस कम हो जाता है, उनका रूटीन वर्क का जो भी होता है, ठीक है, क्योंकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को तो आगे पास कर रहे हैं। हिंस जिसकी वजह से वो दूसरी इम्पॉर्टेंट जगह पर भी अपना ध्यान लगा सकते हैं, ठीक है। यानी जैसे ही वो अपना काम बांट देते हैं, अब उनका काम कम हो गया है, तो बचे हुए समय में वो दूसरे काम, इंपॉर्टेंट काम पर भी ध्यान दे सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए। सो एट द सेम टाइम दे कैन मीट द ऑब्जेक्टिव ड्यू टू विच द बिजनेस यूनिट गेट मोर वर्क एफिशिएंट मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसी की वजह से ऑर्गेनाइजेशन और बेहतर तरीके से काम करने लगती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट है पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। देखिए, अगर आप अपनी शक्तियाँ किसी और को देते हैं और वो शक्तियों को इम्प्लीमेंट करता है, पावर को इम्प्लीमेंट करता है, तो एक अनुभव, एक एक्सपीरियंस भी उनको मिलता है। कैसे? क्योंकि डिफरेंट एम्प्लॉय हैं वर्किंग, और जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग में है उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है डिसीजंस लेने की, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन है, हमने पढ़ा है डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, पावर का विभाजन। और इससे उन्हें ना सिर्फ कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होता है उनका, बल्कि वो बेटर डिसीजंस कैसे लें ये कैपेसिटी वो जनरेट करते हैं। उनके लॉजिकल डिसीजंस और अच्छे होते हैं, ठीक है। यानी अगर वो डिसीजंस लेंगे, गलतियाँ करेंगे, तभी तो वो सीखेंगे कि इस काम को कैसे किया जाता है। और लगातार जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं, इससे वो ना सिर्फ एक एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय बन जाते हैं, बल्कि उनका विकास भी होता है, यानी डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय भी हो जाता है। इसके साथ साथ तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मोटिवेशन, ठीक है, यानी प्रोत्साहन। अब अगर हम अपनी शक्तियाँ किसी को दे रहे हैं, यानी अगर एक मॉनिटर है, उस जैसे हम अभी तक एग्जांपल लिए हैं जिसका, अगर एक मॉनिटर को ये टीचरशिप मिल जाती है, लाइक इन टीचर्स डे आपने देखा होगा कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो टीचर्स बनते हैं, ठीक है, ये भी डेलीगेशन ऑफ पावर ही हुआ। अब जब स्टूडेंट्स को पावर मिल गई टीचर बनने की, तो एक तरीके से मोटिवेशन उनको मिलता है, एक प्रोत्साहन उनको मिलता है। वैसा ही एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी एम्प्लॉयज़ को अपने आप की कैपेबिलिटीज़ को, अपने साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स को और बेटर करने के लिए ये अथॉरिटी जब उन्हें दी जाती है, तो एक तरीके से उनका प्रोत्साहन होता है, मोटिवेट हो जाते हैं वो। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट द हायर एडमिनिस्ट्रेटर डेलीगेट द पावर एंड एनेबल डिसेंट्रलाइजेशन टू हेल्प हर, ठीक है। यानी डेलीगेशन हो जाता है पावर का, जिससे क्या हो जाती है, संस्था जो सेंट्रलाइज थी, यानी पावर जहाँ एक ही जगह पर थी, अब वो पावर क्या हो जाती है, डिसेंट्रलाइज, यानी अलग अलग जगहों में बट जाती है, जिससे हेल्पर्स जो होते हैं, जिनको ये अथॉरिटी मिल गई या पावर मिल चुकी है, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ करते हैं, वो आत्मविश्वास बढ़ जाता है उनका, जिससे उनको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन प्राप्त होता है और वो हाईली मोटिवेट होकर काम करते हैं। सो ये 3 पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क एफिशिएंट मैनेजमेंट फोकस करता है, डेवलपमेंट होती है एम्प्लॉयज़ की, और मोटिवेट भी होते हैं एम्प्लॉय। इसके अलावा जो 3 और पॉइंट हैं इंपॉर्टेंस के, आखिरी वो डिस्कस कर लेते हैं। बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। देखिए, स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी जगह जहाँ पे कोई स्पेशल काम होता हो। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको बाल कटवाने हैं, इफ़ यू वांट टू कट योर हेयर्स, वेयर विल यू गो? Yes, you are correct. You will go in a saloon. Why? Because saloon is a specialized place for doing that job. Understood? Specialization. अगर आप बीमार हैं तो आप कहाँ जाएंगे? हॉस्पिटल, राइट? क्योंकि वहीं पर ये काम होता है. So in a single unit, it is possible that all employees may not abilities. एक जगह पर अगर बहुत सारे लोग एक साथ काम कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि सबके पास क्वालिटी हो एक जैसी. तो it is obvious that such ability is not possessed by due to decentralization of power. And different people are assigned in different kind of work, hence the benefit of specialized skills or such peoples obtained to the matter of abilities, skills and varieties of excellence. अब जब एक साथ इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, तो हम जब पावर को विभाजित करते हैं, डिवीजन करते हैं, तो हम पावर जो के तो किसी को नहीं दे देते। जैसे हम एग्जांपल लिए मॉनिटरशिप का, अगर हमें इस क्लास में से किसी को मॉनिटर बनाना है तो हम किसी को भी नहीं बना सकते। सबसे पहली चीज़ हम पोटेंशियल देखेंगे, हम ये देखेंगे कि किस में मॉनिटर बनने की काबिलियत है। उसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी जो भी काम डाउनलाइन को सौंपा जाता है, वो उसकी क्षमता को ध्यान में रखते हुए सौंपा जाता है। ये देखा जाता है कि क्या वो उस काम को कर सकता है, क्या उसके अंदर इतनी क्षमता है उस काम को करने की, ठीक है, जिससे वो स्पेशलाइज्ड बनने में बहुत हेल्प मिलती है। यानी वो अब बेहतर तरीके से और उस चीज़ में प्रोफेशनल हो जाएगा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि कैसे तालमेल बिठाते हैं।
डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन की वजह से कोऑर्डिनेशन और बेहतर हो जाता है। क्यों बेहतर हो जाता है? क्योंकि अपर लेवल जो है उसका स्ट्रेस कम हो गया है और जो मिडिल लेवल है उनका जो है अथॉरिटी उनकी बढ़ चुकी है, जिससे वो खुद अपना डिसीजंस ले सकते हैं, उन्हें बार बार अपने अपलाइन से पूछने की ज़रूरत नहीं है और काम वक्त रहते पूरा हो जाता है। इससे ना सिर्फ पर्सनल रिलेशंस अच्छे बनते हैं बल्कि कोऑर्डिनेशन प्रोसेस भी और स्ट्रांग हो जाती है, रिजिड हो जाती है। इसके अलावा छठा और आखिरी पॉइंट आपको बताता है स्कोप फॉर एक्सपेंशन, यानी कैसे ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ने में मदद करती है ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। क्योंकि इसको करने से जो अपर लेवल वाले ऑर्गेनाइजर्स होते हैं वो लोगों को ना सिर्फ न्यू आइडियाज़ फॉर एक्सपेंशन फॉर बिजनेस, क्योंकि उनका वर्कलोड कम हो चुका है, अब वो क्या करेंगे, अपने बचे हुए समय में अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे एक्सपैंड करें, कैसे बढ़ाएं, उस सोच में वो लग जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा दिस एनेबल्स लॉन्ग लाइफ और ऑर्गेनाइजेशन इन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इससे ऑर्गेनाइजेशन के जो टॉप मैनेजर्स हैं उनका वर्कलोड कम हुआ, अब वो और अपने बचे हुए समय में ऑर्गेनाइजेशन को कैसे एक्सपैंड करें, कैसे नई पॉलिसीज़ बनाएं, इसके बारे में विचार कर सकते हैं। तो बच्चों ये 6 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, यानी वर्क एफिशिएंट बनाता है, ये स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है, एक्सपेंशन होता है, मोटिवेशन मिलता है। तो ये पॉइंट 6 पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारे आखिरी पॉइंट की चर्चा करते हैं कि जब हम पावर को डेलीगेट करते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें उसके अंदर होती है। तो 3 चीज़ें आपकी टेक्स्ट बुक में मेंशन हैं, वो आप सभी को समझ लेनी है। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरी अथॉरिटी और तीसरी अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अभी तक आप उस पूरे चैप्टर में सुनते आए हैं। अकाउंटेबिलिटी एक नया टर्म है आपके लिए, क्या है आइए समझ लेते हैं। सबसे पहले लुइस एलन ने जो डेफिनेशन दी वो देखते हैं। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मींस असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी क्या हुआ कि हमने हमारी पावर को किसी को दे दी और किसी को जिम्मेदारी दी कि भाई आप मेरी जगह इस डिसीजंस को लोगे, और ये जो पावर सबऑर्डिनेट्स को मिलती है, ये सबऑर्डिनेट्स की जिम्मेदारी है कि वो जो भी डिसीजन लें, वो जो भी पावर को इम्प्लीमेंट करें, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखें, यानी उसे लिख कर रखें, उसको अकाउंटेबल करें। ठीक है। और यही मीनिंग होता है अकाउंटेबिलिटी, यानी अथॉरिटी हमेशा टॉप टू बॉटम जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी दोनों बॉटम से टॉप की तरफ। ठीक है। तो याद रखना है आपको, अथॉरिटी हमेशा अपलाइन डाउनलाइन को देते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी हमेशा डाउनलाइन अपलाइन को देते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या हुआ, इंटरेस्टमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जो भी काम आपको दिया गया है वो आप समय पर पूरा करेंगे, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आप रिपोर्ट करेंगे अपने अपलाइन को। कन्फर्मेंट ऑफ अथॉरिटी मीन्स कि जो भी पावर आपको मिल रही है आपके अंदर वो पोटेंशियल होना चाहिए। ठीक है। उसको आपको कैसे यूटिलाइज करना है वो आपको आना चाहिए, ये आपकी अथॉरिटी है। ये किसने दी आपको, अपलाइन से डाउनलाइन। तीसरा क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी, यानी जब पावर आपको मिल गई, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने अच्छे से परफॉर्म करना शुरू किया, तो आप उसे सब चीज़ लिख कर रख रहे हैं, अकाउंटेबल कर रहे हैं, ताकि फ्यूचर में आप इसको अपनी रिपोर्ट बना सकें और एक तरीके से आने वाले लोगों को आप एक नोट्स दे रहे हैं जिससे वो सीख पाएंगे। ठीक है। अकाउंटेबिलिटी का मीनिंग। सो इन दिस वे दिस ट्राइपॉड स्ट्रक्चर इज द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ठीक है। ऑल दिस 3 एलिमेंट्स इज इक्वली इंपॉर्टेंट, तीनों इंपॉर्टेंट है इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए और बैलेंस करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो आपको याद रखना है प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। सिर्फ इसमें एक चीज़ और ऐड हो जाएगी, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अकाउंटेबिलिटी। ठीक है। क्या होता है अकाउंटेबिलिटी, मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स। ठीक है बच्चों। सो इन तीनों के बारे में अच्छे से एक बार डीपली समझ लेते हैं। ठीक है। ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। एंट्रस्टमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या हुआ कि एंट्रस्टमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ अ ड्यूटी असाइंड बाय द टॉप लेवल, यानी टॉप लेवल ने अपने सबऑर्डिनेट को कोई काम दिया। ठीक है। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस डाउन लेवल मैनेजर की कि वो उस टास्क को पूरा करे जो उसे काम दिया गया है, और वो अपने सुपीरियर यानी अपने ऊपर जो काम कर रहे हैं और सबऑर्डिनेट यानी जो उससे नीचे काम कर रहे हैं उनके साथ अच्छे रिलेशंस बनाए। क्यों? क्योंकि जब वो अच्छे से काम करेगा, अपनी पावर को यूटिलाइज करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा, डिसीजंस लेगा, तब वो भी जो भी रिपोर्ट उसे मिलेगी जिम्मेदारी के साथ उसे अपनी अपलाइन को बताना होगा। सो दस असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम लेवल।
यानी क्या हुआ कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, वो डुअल एस्पेक्ट है, यानी वो टॉप टू बॉटम भी चलेगी और बॉटम टू टॉप भी। कैसे? टॉप लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सही समय पे अथॉरिटी दे दे, और बॉटम लेवल की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सही समय पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इम्प्लीमेंट करके टॉप मैनेजर्स को रिपोर्ट करें। कन्फर्मेंट ऑफ अथॉरिटी मतलब कि जब पावर मिल गई किसी जो लोअर लेवल है मैनेजमेंट के, उसने उस काम को करना शुरू भी किया, फिर द एडमिनिस्ट्रेटिव शुड प्रोवाइड इनफ पावर, उतनी पावर उसे मिलनी चाहिए उस काम को करने के लिए। ठीक है, यानी अगर हमने मॉनिटर बना दिया किसी को और उससे ये कहा कि तुम किसी को कुछ नहीं कह सकते, तुम्हें किसी को कंट्रोल करने की अथॉरिटी नहीं है, तो फिर वो हेल्पलेस हो जाएगा। यानी उसे डेजिग्नेशन तो मिला है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मिली है, पर अथॉरिटी नहीं मिली। यानी उसे एक पद मिल गया है क्लास में मॉनिटरशिप का, पर उसके पास कोई पावर नहीं है उस पद को अच्छे से चलाने के लिए। ठीक है, सो कन्फर्मेंट ऑफ अथॉरिटी मतलब क्या होगा कि हम उसे अथॉरिटी दे रहे हैं कि आप मेरी जगह डिसीजंस ले सकें। ठीक है, सो दे कैन अलॉट द वर्क टू अ लोअर लेवल एंड गेट वर्क डन। ठीक है, तो जो भी काम उसे दिया गया है मिडिल लेवल को, वो लोअर लेवल को उस काम को पास करेगा और देखेगा कि वो काम अच्छे से पूरा हो जाए। Hence the delegation of authority is an important step toward the allotment of power. This flows from upper to lower level. Normally it is the process of the giving decisions and the process to give orders is given. The delegation of authority can be various purposes like एक एग्जाम्पल यहाँ आपको दिया हुआ है। ठीक है, कि अगर कोई मार्केटिंग मैनेजर है और उसको पावर दी जाती है कोई एक्सपेंडिचर की कि आप अपने हिसाब से खर्च कर सकते हो, तो द अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉय, यानी वो जिस भी एम्प्लॉय को अपने अंडर में रखता है टू टेक डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट द एम्प्लॉयज़। अब क्या हो गया कि मार्केटिंग मैनेजर ने अपने जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उस एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखने के लिए एक डिसिप्लिनरी एक्शन वो अपने हाथ से ले सकता है। उसे अपने टॉप मैनेजर्स को पूछने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक ऑथराइज्ड पर्सन हो चुका है। ठीक है, सो अब लास्ट पार्ट देख लेते हैं, अकाउंटेबिलिटी, कि जब अथॉरिटी मिल गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई, तो अब उस चीज़ को प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ प्रॉपर रिपोर्टिंग उसकी करनी है। ठीक है, उसको लिखित रूप से, रिटर्न रूप से टॉप मैनेजमेंट तक पहुंचाना है। ये हो गया क्या? अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, सो ही में श्योरली गिव द पावर्स टू गेट वर्क डन, यानी जो भी काम उसे दिया गया है, जो भी काम उसे दिया गया था, वो मिडिल लेवल से होते हुए लोअर लेवल तक पहुंचा। लोअर लेवल ने उस काम को अच्छे से पूरा किया और पूरा करने के बाद उसकी रिपोर्ट जब बनी तो वो टॉप मैनेजर तक पहुंची। ठीक है, इसे ही अकाउंटेबिलिटी कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द अकाउंट ऑफिसर में गिव द वर्क ऑफ राइटिंग अकाउंट्स टू हिज अकाउंटेंट, यानी अगर कोई अकाउंट ऑफिसर है और उसने अपने अंडर जो कोई काम करा है अकाउंटेंट, उसको ये काम दिया कि तुम मेरी जगह इस अकाउंट्स को लिखो, इस सब चीज़ों को मेंटेन करो। व्हेन द अकाउंट्स आर रिटन, और जब वो अकाउंट्स लिखे जा रहे थे, इट इज़ द अकाउंट्स ऑफिसर हु इज़ चेक द एक्यूरेसी ऑफ वर्क डन इज़ नॉट द अकाउंटेंट, यानी जब वो काम पूरा हो जाता है तो वो काम सही है या नहीं, ये उस अकाउंटेंट की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि उस ऑफिसर की जिम्मेदारी है जिसने उस अकाउंटेंट को वो काम सौंपा था। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि कैसे अकाउंट्स ऑफिसर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एक अकाउंटेंट को देता है और अकाउंटेंट उस काम को पूरा करके अपनी अकाउंटेबिलिटी उस अकाउंट्स ऑफिसर को देता है। ठीक है बच्चों, तो आपको ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, अब जिसको जितना सिंपल रखेंगे उतनी आसानी से आपको ये समझ में आएगा। तो आज हमने बात की डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की, कि आखिर इसका ओरिजिन क्या है, डेफिनेशन क्या है। उसके बाद हमने देखा इसकी इम्पॉर्टेंस, ठीक है, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंस फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। फिर हमने इसके एलिमेंट्स देखे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती है, जिसमें खास 3 चीज़ें हमने देखी। फर्स्ट हमने देखा रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकेंड अथॉरिटी और तीसरा अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस कंटेंट ऑफ टुडेज लेक्चर। ठीक है, फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो यू कैन पोस्ट इन द बिलो कमेंट बॉक्स। ठीक है, your suggestion are precious to us. Sure, we'll get back to you soon. Till then, stay tuned with the latest updates. I'm your educator Gaurav Dhanik, signing off today. Take care of yourself. Thank you so much. Jai Hind.